नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला एक्टिविस्ट से जो रहती गांव में है। उड़ीसा कोरापुट से 10-15 किलोमीटर दूर एक गांव है माछरा। वहां रहती हैं शरण्या। 53 साल की शरण्या एक अलग ढंग का इतिहास रच रही हैं। किस तरह से आदिवासी रह रहे हैं, किस तरह से रहते हैं और उनके मुद्दे क्या हैं, इसे समझने और उसे जीने के लिए इन्होंने आदिवासियों के साथ रहने का ही फैसला किया है। और जिस इलाके में वो रह रही हैं वहां इस समय बड़े पैमाने पर एक आंदोलनों की तैयारी है और एक सीरीज है जिसके बारे में वो खुद बताएंगी कि किस तरह से एक पहाड़, उससे सटा दूसरा पहाड़, उससे सटा तीसरा पहाड़, सारे पहाड़ों को ऑक्शन कर दिया गया है खनन के लिए। इनका जो इलाका है वो बॉक्साइट खनन के लिए जाना जाता है। आपका बेबाक भाषा में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा अपने इलाके के बारे में आप बताएं, कब से वहां आप रह रही हैं और उस इलाके में कौन से आदिवासी रहते हैं? जोहार। तो कोरापुट जो जिला है वो ज़्यादातर कोंधो और पोरोजा आदिवासी वहाँ रहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सब आदिवासी समुदाय हैं वहाँ पे। लेकिन न्यूमेरिकली देखेंगे तो कोंधो और पोरोजा जो आदिवासी हैं उनका संख्या सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके अलावा एक बड़ी संख्या दलित समाज की भी है वहाँ पे, जो दलित और आदिवासी वहाँ मिलके ये पहाड़ों के नीचे जितने भी गांव हैं वहाँ रहते हैं। अच्छा, और दलितों में कौन सी जाति उपजाति है, कुछ अंदाजा आपको? तो ऐसे तो हमारे यहाँ कोरापुट में उनको डोम बोलते हैं। अच्छा, तो डोम उपजाति है, समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। कब से आप वहां बसी हुई हैं? माछरा गांव आपने क्यों चुना और कब से वहां रह रही हैं? तो ऐसा है, मैं 1999 में यहाँ पहले गई थी वहाँ काम करने के लिए, कोरापुट में, मलकानगिरी में, रायगढ़ में, एक एनजीओ के स्टाफ के हिसाब से। फिर वहाँ जब मैं काम करती थी जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पे ही काम शुरुआत किया 99 में। तो तब से एनजीओ का काम करते करते धीरे धीरे मुझे आदिवासियों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी लड़ाई, उनके जो विचार हैं वो समझ में आई। और फिर 2015 में मैंने नौकरी छोड़ दिया और तब से फिर आज तक मैं बस वहाँ जो माछरा करके जो गांव है वहाँ रहती हूँ। खेती बाड़ी थोड़ा करते हैं दूसरों के साथ, और बाकी समय आंदोलन जहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं बॉक्साइट खनन का, जो भी मदद कर सकते हैं हम उस हिसाब से करते हैं। 2023 के बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर खनन के लिए दिया गया, क्या क्या कहाँ दिया गया है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। तो बस 2023 नहीं, मतलब मेरा जो इतिहास, मतलब मेरा जो काम रहा है अलग अलग आंदोलन के साथ, तो पहला जो था वो माली पर्वत का पहाड़ था जो हिंडाल्को को 2003 में दिया गया था। तो उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस, माइनिंग क्लियरेंस सब मिलने के बावजूद भी अभी 22 साल हो गया है वहाँ पे हिंडाल्को घुस नहीं पा रहा है। अपना खनन का 2003 में मिला था। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे 22 साल से 2 पीढ़ी हो गया है वहाँ पे आदिवासी दलित मिलके इस कंपनी को, अपने जल जंगल जमीन को बचा के लड़ाई करके रह रहे हैं। फिर उससे लगा हुआ है माली पर्वत से एकदम लगा हुआ है सेरुबंदो, जो एक सरकार का जो पीएसयू एक कंपनी है, नवरत्न कंपनी नैल्को, उसको वहाँ पे 2023 से मिला है बॉक्साइट खनन का। लेकिन वहाँ पे भी लोगों के विरोध के वजह से वो वहाँ शुरुआत नहीं कर पाए हैं। हालांकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस सब मिल गया है नलको को सेरुबंदो के लिए। और 2023 में कोरापुट जिले में तीसरा जो पहाड़ है वो नागासरी बाल्डा पहाड़ है। जो बाल्डा पहाड़ अदानी को 2023 में मिला है माइनिंग लीज ऑक्शन के माध्यम से। तो वहाँ पे उन्होंने अभी, अदानी ने अभी बस यही 6, 7, 8 महीने हुए हैं अपना वहाँ घुस के
प्रक्रियाएं चालू करना शुरू किया, जैसे गांव के सर्वे करना, ऊपर पहाड़ के ऊपर जाके वहाँ पे एक एक्सप्लोरेशन करना, मिट्टी निकाल के थोड़ा देखना कि क्या क्वालिटी ऑफ बॉक्साइट है, ये सब प्रक्रियाएं शुरू कर रहा है। एनवायरमेंट पब्लिक हियरिंग भी हुआ था। मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है? नहीं, क्लियरेंस नहीं मिला है। तो जैसे एक बॉक्साइट या कोई भी खनन करने से पहले एक कंपनी को वहाँ एक पब्लिक हियरिंग करना पड़ता है एनवायरमेंट क्लियरेंस के प्रोसेस के तहत। यहाँ भूमि अधिग्रहण नहीं होता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि उसको ये क्लियरेंस मिले एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से कि तुम्हारा जो खनन प्रक्रिया होगा वहाँ पे वो प्रदूषण या एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं या डिस्ट्रक्शन है, उसका परिणाम लोगों को मालूम है क्या, लोगों से ऑब्जेक्शन लेने के लिए वो एक पब्लिक हियरिंग किया जाता है। तो 2006 के और 2012 का एक नोटिफिकेशन है, EIA नोटिफिकेशन, उसके तहत वो मैंडेटरी है। तो वो उनको मिल गया है अभी? नहीं, पब्लिक हियरिंग बस हुआ है जिसमें लोगों ने पुरशोर जोर शोर विरोध भी किया है। और वो अभी तो विरोध किया है तो क्या कोई संगठन बनाया है, कैसे, किस? तो उन्होंने वहां पे एक बाल्डा नागेश्वरी सुरक्षा समिति अपना संगठन बनाया है। लगभग 40 गांव के लोग होंगे उस संगठन में, जो पहाड़ के चारों तरफ जो गांव बसे हैं, क्योंकि एक पहाड़ ऊपर खनन होगा तो आसपास जितने भी गांव हैं वो सब प्रभावित होंगे। तो उन्होंने सब मिलके ये संगठन किया है और उसी संगठन के माध्यम से उन्होंने पब्लिक हियरिंग में भी विरोध किया है, कलेक्टर को, गवर्नर को और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको अपने ऑब्जेक्शंस भी, लिखित ऑब्जेक्शंस भी दिए हैं। और बाकी प्रक्रिया अभी नहीं चालू हुआ है, लेकिन हमको सुनने में आ रहा है कि फिर वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी ग्राम सभा करने की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा। लोग तो जागृत हैं। तो ये तो एक प्रोजेक्ट हुआ, टोटल 5 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। और 3 जो हैं और 2 जो हैं, ये हुआ सेरूबंधा, माली पर्वत और बाल्डा, कोरापुट जिले में। माली पर्वत में किसका है? हिंडाल्को का। वो कब मिला? जो माली पर्वत जो है उसको 2003 में हिंडाल्को को एनवायरमेंट क्लियरेंस, पब्लिक हियरिंग हुआ था, 2006 में उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिला। अच्छा। लेकिन 2006 से आज तक वो एनवायरमेंट क्लियरेंस उसका लैप्स भी हो गया 2012 में, क्योंकि एनवायरमेंट नियम के अनुसार आपको अगर क्लियरेंस मिलता है तो 5 साल के अंदर आपको काम शुरू करना पड़ेगा। आप अगर 5 साल में शुरू नहीं करते हैं तो आपका एनवायरमेंट क्लियरेंस लैप्स हो जाता है। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें अभी लैप्स भी नहीं होता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस चलते रहता है। तो ये माली पर्वत हुआ। तीसरा दूसरा सेरूबंधा है जो नाल्को को मिला है, जो एक PSU नवरत्न कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उनको भी सारे क्लियरेंसेस मिल गए हैं, बस अभी शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस बाकी है, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया है। भूमि पूजन भी शुरुआत करने की कोशिश की थी बीजेपी की सरकार ने 2 महीने पहले, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से, हाँ, अच्छा, भूमि पूजन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से वो भूमि पूजन भी नहीं हो पाया है। मार्च में शायद कोशिश की थी। माली पर्वत और सेरूबंधु पास पास है, एकदम लग के हैं पूरा। जैसे माली पर्वत शुरू होता है तो वो खत्म होता है, तो वहीं से फिर सेरूबंधु भी शुरू, दोनों पहाड़ जुड़े एकदम जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे गांव हैं जो माली पर्वत खनन से भी प्रभावित हैं और सेरूबंधु खनन से भी प्रभावित है। तो दोनों की काफी बस्ती है। बहुत है और बहुत ही सुंदर और एकदम वेरी रिच एग्रीकल्चरल इतिहास है उसका। से वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सुंदर, बहुत सारा पहाड़ में जो पोडू चाष करते हैं तो उसमें मिलेट्स मिश्रित चाष खेती करते हैं। बहुत सारे सेंटेड इंडिजिनस वैरायटीज ऑफ पैडी करते हैं। अच्छा, मतलब धान भी कई तरह का है और एकदम एरोमेटिक वाला जो, अच्छा, इसकी खुशबू आती है। हाँ, अच्छा। और फिर वहाँ बहुत सब्जी, साल भर सब्जी होता है, क्योंकि इतने झरने हैं निकलते हैं उस पहाड़ से। हम लोगों ने ऐसे मैपिंग किया तो वहाँ तो 72 झरने वहाँ से निकलते हैं। तो आसपास के जितने भी 50-60 गांव हैं, साल भर उनको पानी की दिक्कत नहीं है। तो
साल भर वो लोग अलग अलग सब्जियां करते हैं। अच्छा, तो सब्जियां भी बहुत हैं। मिलेट आपने बताया, मिलेट मिलेट्स है, धान है, हम्म। और फिर पल्सेस करते हैं, ऑयल सीड्स करते हैं, एकदम ही आत्मनिर्भर है। सरकार उनको कुछ भी नहीं दे तो कभी भी वो भूखे नहीं मरेंगे, एक परिवार भी भूखा नहीं मरेगा। वैसी जमीन को, वैसी जगह को खनन करके खत्म करने लेकिन का बॉक्साइट जो भी तो है। बॉक्साइट है, लेकिन बॉक्साइट फिर किसके लिए है? वो बॉक्साइट से लोगों का तो पेट नहीं भरेगा। लेकिन लेकिन सरकार तो कहेगी इससे विकास होगा। ठीक है, तो हमने तो वहां पास में 1984 से नैल्को पंचमढ़ी में कर रहा है बॉक्साइट खनन। तो आप जाके पूछ सकते हैं और आप खुद भी देख सकते हैं कि नैल्को ने जो 84 से अपना खनन कर रहा है वहां क्या विकास हुआ है। आज तक उन गांव में उन लोगों को नौकरियां नहीं मिली है जो उनको विस्थापित किए थे, बोले थे नौकरी देंगे, आज तक वो लोग लड़ रहे हैं। वहां पे जो जो झरने थे वो धीरे धीरे सूख रहे हैं। स्कूल अस्पताल दे दिए होंगे। नहीं, मैं वहां रहती हूँ, मुझे पता है। हम मेरे साथ जो 3 और परिवार रहते हैं मछरा में, वो एक परिवार वही नलकों के जो नीचे वाले इलाके से ही है। वो खुद कहते हैं कि बारिश के दिनों में उनको पीने का पानी नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो झरना है उसमें बॉक्साइट का जो रेड मड पॉन्ड का जो लीकेज है वो उस झरने में वो पानी आता है। तो वो पानी इतना पॉइजनस है कि वो बोलते हैं कि मछली भी नहीं जी सकती है उस पानी में। तो बस डेवलपमेंट जो है वो बस स्कूल या एम्बुलेंस या शिक्षा या रोड खोलने से नहीं होता है। आदिवासी के लिए क्या डेवलपमेंट है, ना कभी सरकार पूछी है, ना कभी उसको मालूम है, ना ये जो सवर्ण समाज है, जो मिडिल क्लास, जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो सवर्ण समाज है, वो कभी उनको मालूम भी नहीं है। तो जो आपको सुविधाएं हैं उसके हिसाब से आप डेवलपमेंट के पैराडाइम्स रखते हैं। लेकिन आदिवासी को किसी ने, दलित को किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे लिए विकास क्या है, तुम्हारे लिए क्या है विकास। उनको तो पता नहीं ना उनका अच्छा क्या है। बिल्कुल पता है, अगर नहीं पता होता। सरकार कहती है कि उनको कुछ पता नहीं, उनको कहाँ पता है कुछ, क्योंकि सरकार में ने तो वो ब्राह्मणवादी चश्मा पहन के रखा है, तो कहाँ आदिवासी की भाषा समझ पाएंगे। ये तीजमाली में भी यही स्थिति है। तो तीजमाली जो है वो रायगढ़ कोल्हांडी जिला के बीच में है, और वहाँ जो है वो वैसे ही एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर 2 गांव हैं। चीज मैं बताना चाहूंगी कि माली मतलब पहाड़, माली मतलब पहाड़। और यहाँ भाषा क्या बोली जाती है? ये तो आदिवासी लोग जो हैं, जो कंधो लोग हैं, कुई भाषा बोलते हैं, कुई। और जो परजा लोग हैं परजी भाषा बोलते हैं। और फिर जो एक मार्केट की भाषा है, जैसे सादरी है या छत्तीसगढ़ी है, वैसे हमारे यहाँ देसिया करके एक भाषा है, जो थोड़ा उड़िया, थोड़ा उनका परजा भाषा, थोड़ा हिंदी का मिलावट का एक बाजार का भाषा है। जो आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन चलता है उसमें। तो तीजमाली में किसको मिला है? तीजमाली में जो है वेदांता को मिला है। और तीजमाली जाने से अभी मेधा पाटकर जो एक्टिविस्ट हैं, हाँ, जो 5 जून का पर्यावरण दिवस के लिए जो बहुत बड़ा वहाँ मीटिंग आयोजित किया था, तो रायगढ़ सरकार ने उसको वहाँ जाने नहीं दिया उनको। तो वही आंदोलन है। और तीजमाली से लगा हुआ और 2 पहाड़ हैं, जो कुट्रुमाली है, जो कुट्रुमाली भी अदानी को मिला है, वही 2023 के ऑक्शन में। और उसके पास और एक है माजिंगमाली को अभी तक ऑक्शन नहीं किया गया है। लेकिन ये तीनों पहाड़ के आसपास जितने भी 100 करीब गांव हैं, उन्होंने मिलके माँ माटी माली सुरक्षा मंच करके एक संगठन, इन 3 तीजमाली, कुट्रुमाली और माजिंगमाली, अच्छा। 3 पहाड़ों के इर्द गिर्द चारों तरफ जो करीब 100 से अधिक गांव हैं। कुछ 5 या 6 लाख की आबादी होगी जो प्रभावित होगी इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स के वजह से। एक अडानी जी के पास है, एक वेदांता के पास, अग्रवाल जी के पास है, और तीसरा किसको जाएगा भी पता अभी वो मोहन माझी जी के पॉकेट में है, वो किसको देंगे नहीं पता। तो यहाँ पर आंदोलन काफी है बहुत। और इस आंदोलन में क्या बाकी कम्युनिटीज की भी शिरकत है या सिर्फ आदिवासी हैं? नहीं, ये एक बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा एक सीख रहा
माली पर्वत हो, सेरूबंधा हो, बाल्डा हो, तिजमाली हो, कुटुरमाली हो, कि यहाँ आदिवासी और दलित जो है वो मिलके संगठन भी किया है, मिलके लड़ते भी हैं, और मिलके नेतृत्व, डिसीजन मेकिंग हो, अपना एजेंसी असर्ट करना हो, ये मिलके है। तो है, मतलब ये एक रियलिटी है कि आदिवासी दलित के बीच में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सब भी है। इसके बावजूद भी उन्होंने लड़ने के लिए, अपने जल जंगल जमीन, अपनी माटी को बचाने के लिए, ये सारी चीजों को उन्होंने कुछ हद तक, मैं तो नहीं बोलूंगी पूरा, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने ये कास्ट डिफरेंसेस को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पीछे रख के मिलके लड़ रहे हैं। और शायद पूरी दुनिया को हमारे यहाँ के जितने भी आंदोलन है वहां से ये बहुत बड़ी सीख मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी उन सम्मानित लोगों में से हैं जिसको जिला प्रशासन ने जिला बदर किया है। हाँ। तो कितने दिन के लिए, क्या पहली बार आप जिला बदर हुई हैं या पहले भी आपको ये सम्मान मिल चुका है? नहीं, पहले भी माली पर्वत के समय में और सिरुबंधा के समय में 2021 में एक बार और 2022 में एक बार हम लोगों को नोटिस, प्रोहिबिटरी ऑर्डर मिला था। ये जो है ये पहली बार 163 बीएनएस में है। उस समय जो मिला था वो 149 सेक्शन 149 आईपीसी और 107 आईपीसी में 3 बार मुझे नोटिस मिला है, और हर बार 6-6 महीने के लिए मतलब आप नहीं। तो जब मैं कलेक्टर से जाके पहली बार जब मिला तो मैंने जाके कलेक्टर से और वहाँ के थाना अधिकारी से बोला कि आप ऐसे कैसे, मुझे मतलब वहाँ कोरापुट जिला लिखा था, तो फिर उसने वहाँ मेरे सामने ऐसे काट के वहाँ पे सिमलीगुड़ा लिख दिया, सिमलीगुड़ा ब्लॉक कोरापुट जिला। वो बोला वो मैं तो भूल गया सिमलीगुड़ा लिखना। तो वही है कि मतलब वो उनको लगता है ये एक अदरिंग वाला पॉलिटिक्स है कि आप उस इलाके के नहीं हो तो आप बाहर से आ रहे हो। तो जनरली ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग आदिवासी नहीं है, या आदिवासियों को भी जिला बदर करते हैं? नहीं नहीं, इस बार पहली बार ये 163 ऑर्डर में कुछ आदिवासी दलित हैं, लोकल नेतृत्व लेने वाले बहुत सक्रिय साथी हैं उसमें। लेकिन कोरापुट में तो हम लोगों को यही बोल के किया जाता था कि आप आदिवासी नहीं हो और आप उस इलाके के नहीं हो। जैसे मेरा गांव जो है वो 40 किलोमीटर दूर है माली पर्वत से और 50 किलोमीटर दूर है सेरूबंधा से। तो मुझे हर बार थाना वाला जब नोटिस देने आते थे वो बोलते आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों वहाँ बार बार जाते रहते हो, आप तो वहाँ तो कुछ लेना देना नहीं है आपका। मैं उनको कभी जवाब नहीं दी क्योंकि मुझे लगता था क्या मैं इन लोगों से क्यों बहस करूं। लेकिन वही है कि रात के 8:30-9 बजे एक भयभीत करने के लिए पूरा 2-2 बोलेरों में भर के पुलिस वाले आते हैं रात के 8:30-9 बजे घर पे नोटिस देने के लिए। तो मेरे साथ जो दूसरे भी बच्चे रहते हैं, 7-8 बच्चे हैं हमारे रंगमाटी पदर जो परिवार है वहाँ पे, तो सबको थोड़ा ऐसे डर लगता है कि अब तो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो नोटिस देने आते हैं और उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो अब आप जाएंगी कैसे? देखेंगे, मतलब अब लड़ना तो बंद नहीं कर सकते, या ये सारे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को चैलेंज। आज की तारीख में 2025 में लड़ाई कितनी मुश्किल लगती है, क्योंकि अभी तक हमने खाली नियामगिरी वाला देखा कि जिसमें एक सक्सेस हुई जो नेशनल मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ। आज की तारीख में मतलब अडानी जी आपके यहाँ हैं, वेदांता हैं, नालको है, सारे इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तो कैसे जीता जा सकता है, लगता है आपको? जीता तो जा सकता है, लेकिन हाँ पहले जैसे 20 साल जब मैंने शुरुआत किया था 99-2000 में, तो तब दो कारण की वजह से, 2-3 कारण हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि आंदोलन जो है वो और मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि लोग नहीं आंदोलन करेंगे इस वजह से, लेकिन दिक्कतें बढ़ रही है। एक ये है कि मिलिटराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है। जो नेशन स्टेट है, ये नेशन स्टेट जो है रिप्रेशन के लिए पहले बस पुलिस इस्तेमाल करती थी, और वो पुलिस भी इतना एक इतना वेपनाइज्ड ऑपरेशन भी नहीं था। लेकिन अभी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ला के, मिलिट्री कैंप्स बिठा के, lot of AI surveillance, digital, very sophisticated weaponry,
ये सबको लेके इतना मिलिटराइज नेशन स्टेट बन गया है कि जो ऑपरेसर है वो सबसे अपना ताकत गन के माध्यम से लोगों के ऊपर दिखा रहा है। दूसरा ये है कि जो कानून थे वो कानून में लोगों को एक स्पेस था अपना बात रखने के लिए, रेजिस्टेंस रखने के लिए, ऑब्जेक्शंस रखने के लिए, और वो स्पेस को लोग इस्तेमाल भी करते थे और उसका मान्यता भी रहता था। लेकिन अभी जो है कानून बदले जा रहे हैं, जजेस के जो मानसिकता है वो बदल रहा है। और तीसरा जो सबसे भयानक मुझे लगता है ये है कि हिंदुत्ववादी फोर्सेस का आदिवासी गांव में, उनके देवताओं में, उनके बोलने में, उनके समझने में इतना हिंदूवादी सोच धीरे 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 शिक्षा के माध्यम से, ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ऐसे हो रहा है कि उनका जो जुड़ाव था जल जंगल जमीन के साथ, देवताओं के साथ, वो चेंज हो रहा है। वो एकदम पूरा ऐसे एक इंटरजेनरेशनल ब्रेक हो रहा है। तो वहां नए भगवान कौन से आए हैं? वही ये लक्ष्मी, क्या है तो शिव आते हैं, हनुमान, बहुत बड़ा तरीके से हनुमान की वहाँ मंदिर घुसपैठी हो रही है। अच्छा, नहीं, मंदिर तो बड़े बड़े स्टैचूज बना रहे, 60 फीट का, 100 फीट का हनुमान के स्टैचूज मूर्ति बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कोरापुट में एक 60 फीट का एक हनुमान मूर्ति है जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है अभी, तो उसको देखने से तो मुझे गुस्सा आता है। लेकिन 60 फीट का और एक बन रहा है 120 फीट का, तो इसे कंपटीशन हो रहा है कि कितना बड़ा हनुमान खड़ा किया जा सकता है। फिर उसके बाद फिर ये जो गणेश पूजा आती है, और रामनवमी इतना अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जगन्नाथ की एंट्री नहीं हुई है। नहीं, इतना नहीं, लेकिन हाँ मैं कोरापुट टाउन में रहती हूँ, 99 से रह रही हूँ, और लास्ट ईयर 2024 और 2025 ये दोनों साल में मैंने पहली बार देखा रामनवमी कोरापुट टाउन में मनाना। और पूरा कोरापुट टाउन जो है जय श्री राम के जो एंग्री हनुमान वाला जो फ्लैग्स है, पूरा टाउन भर के था, एकदम पूरा भगवा जैसे लग गया था। और मुझे इतना शौक और डर लग गया कि ये कोरापुट जो शहर था वो आदिवासियों का शहर था। वहाँ आदिवासियों के क्या भगवान? तो उनके देवता तो अपने पहाड़ में, जंगल में रहते हैं, जैसे नियम राजा है, या तीजमाली के ऊपर एक जो देवता है, जो तीजमाली का जो राजा है वो उनका नाम तीज राजा है। नियमगिरी के जो राजा है वो नियम राजा है। जैसे माली पर्वत की जो एक देवी है उनको पाकुली आया बोलते हैं, या सेरुबंधो में डोंगर देवता है। डोंगर का मतलब पहाड़ है, तो डोंगर देवता है। तो बाल्डा के ऊपर नागेश्वरी देवता है। तो हर पहाड़ पे, हर झरना में, हर भूमि में, हर जगह, हर जंगल का एक अलग अलग राजा देवता होता है। तो वो अलग सीजन में, अलग चीजों में वो उन देवताओं का आह्वान करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे एक मतलब, क्योंकि मैं बॉर्न हिंदू हूँ लेकिन मैं नहीं मानती हूँ हिंदू धर्म को, तो मुझे जो बहुत बड़ा फर्क दिखता है कि जो हिंदू धर्म में है, जो हम भगवान से एक तरफा बात है भगवान से, लेकिन आदिवासियों में क्योंकि जो देवता है वो जो उनका जो दिसारी है या जो शामान है, जो क्या बोलते हैं, जो पूजा करता है, उनमें वो देवता आते हैं और उन देवता के साथ लोग बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो एक बहुत ही एक इक्वल रिलेशनशिप है देवता और लोगों में, जो आदिवासी धर्म व्यवस्था का फाउंडेशन है। एक हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं है जो अलग दूसरे बाकी धर्मों में है, हिंदू धर्म में है। दूसरे धर्म का तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में है। वो बहुत ही एक पेट्रियार्कल और हायरार्किकल रिलेशनशिप है भगवान। तो वो एक बड़े पैमाने पे चेंज हो रहा है।
वो बहुत हो रहा है। क्या खाना पीना भी चेंज हो रहा है क्या? वो तो हो रहा है। वो जो खेती करते थे वो उसी चीजों को कंज्यूम भी करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट की एंट्री की नहीं वजह मैं से शाकाहार और ओ नहीं, वो तो जैसे बहुत सारे आदिवासी जो अभी अपने आप को हिंदू मानने लगे हैं, वो तो अभी गाय मांस खाना छोड़ दिए हैं। लेकिन जो आदिवासी अभी भी अपने धर्म को मानते हैं, जो आदिवासी धर्म है, जो आदिवासी व्यवस्था कल्चर है, बिलीफ सिस्टम है, वो अभी भी बीफ खाते हैं और हर मांस खाते हैं। वो मांस मतलब खाने में कोई हायरार्की, उसमें अंतर नहीं करते। है, खाने में कोई हायरार्की नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है, इसके जरिए, आपके जरिए हमें इसके बारे में आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। जी, शुक्रिया।